एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टीज़ है या एंजाइम्स का जो काम करने का तरीका है वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं, सपोज करें कि यहाँ पर कुछ पैसेंजर्स हैं और या यूँ कह लें कि कुछ पैसेंजर्स का ग्रुप है जिसको हमने P1, P2, P3 और P4 कह दिया है। अब जो पैसेंजर 1 का जो ग्रुप है, ये पैसेंजर ग्रुप जाना चाहता है हिमाचल प्रदेश में किसी एक जगह पर। जो पैसेंजर 2 है ये जाना चाहता है कहीं उत्तरांचल में। पैसेंजर 3 जो ग्रुप है ये जाना चाहता है मध्य प्रदेश, और जो पैसेंजर 4 का जो ग्रुप है ये जाना चाहता है हिमाचल प्रदेश में। अब अगर ये पैसेंजर 1 का जो ग्रुप है या 2, 3, 4 जो भी एक ग्रुप है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक बिना किसी व्हीकल के पैदल निकल पड़ते हैं वहाँ तक जाने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इस डेस्टिनेशन से, सपोज करो ये डेस्टिनेशन हम यहाँ पर दिल्ली मान लेते हैं। अब ये दिल्ली से चलते हैं और हिमाचल प्रदेश तक पैदल इन्हें जाना है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा और साथ ही साथ इनकी जो एनर्जी है ये भी बहुत ज़्यादा लगेगी। अब मैं इसका एक दूसरा अल्टरनेट समझता हूं कि यहां पर एक बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड में बहुत सारी बसेस खड़ी हैं, जिनमें से ये 3 बसेस ऐसी हैं जिसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बस उत्तरांचल जाने वाली है, ये बस मध्य प्रदेश जाने वाली है और ये बस हिमाचल प्रदेश जाने वाली है। अब आप समझ सकते हैं कि यही ग्रुप जो P1, P2, P3 है, P4 को ग्रुप है, ये अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन उसी बस में जाकर बैठेंगे। तो P1 जैसे प्लान था कि HP जाएंगे या P4 जो है HP जाएंगे, तो वो P1 और P2 हिमाचल प्रदेश की बस के पास या हिमाचल प्रदेश की बस में आके बैठ जाएंगे। ये P4। अगर हम P2 की बात करें तो जो P2 है उसे उत्तरांचल जाना है, वो यहां आकर बैठ जाएगा, और जो P3 है उसे मध्य प्रदेश जाना है, वो यहां कर बैठ जाएगा। तो अब ये बताइए कि दिल्ली से और जो भी डेस्टिनेशन तक उन्हें जाना है, उस डेस्टिनेशन तक जाने तक जो टाइम होगा वो भी लेस कंज्यूम होगा और जो एनर्जी होगी वो भी लेस कंज्यूम्ड होगी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इन पैसेंजर्स को कहां पर जाना है ये बस डिसाइड नहीं करती है। पैसेंजर्स खुद से डिसाइड करता है कि उसे कहां जाना है, केवल बस उसे उसकी कम एनर्जी और कम समय में उसे उसके डेस्टिनेशन पर ड्रॉप कर देता है। तो ध्यान रहे कि पैसेंजर्स ने डिसाइड किया है, बस ने ये डिसाइड नहीं किया है कि उसको कहां जाना है। कम समय लगा, कम एनर्जी लगी, और जैसे ही ये बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, वहां पर जो भी पैसेंजर्स हैं उनको वहां पर ड्रॉप करती है और वापस आ जाती है बैक टू प्राइमरी डेस्टिनेशन, उसी जगह पर आ जाती है और फिर से कुछ पैसेंजर्स के ग्रुप को लेकर वापस चली जाती है। और जब वापस आती है तो वहां से भी कुछ पैसेंजर्स वापस ला सकती है। अब इसी एग्जाम्पल को आपको समझना है एंजाइम्स के साथ में। सपोज करें कि ये जो बस स्टैंड है ये एक सेल है या यूं कह लें साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये तो है रूट्स, साइटोप्लाज्म है बस स्टैंड, जो पैसेंजर्स का ग्रुप है ये है सबस्ट्रेट या हम इसको रिएक्टेंट्स भी बोल देते हैं।
और जो बसेस हैं, ये बसेस हैं हमारी एंजाइम्स। तो यहां पर बसेस ने क्या किया, एंजाइम्स ने क्या किया? एंजाइम्स ने वो रूट या जो बायोकेमिकल रिएक्शंस थी उसको डिसाइड नहीं किया, उसने केवल उस रिएक्शंस का जो रेट था उसको इंक्रीज कर दिया, और साथ ही साथ जो एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो रही थी उस एनर्जी को भी डिक्रीज कर दिया। ध्यान रहे, टाइम कम लगा है, एनर्जी कम लगी है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। इस एग्जाम्पल को याद रखते हुए अब हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री में हम समझते हैं कि कुछ कैटलिस्ट होते हैं, और वो जो कैटलिस्ट हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, ओजोन का डिप्लीशन वो क्लोराइड की प्रेजेंस में कुछ तेजी से होता है। अगर क्लोराइड्स आयंस वहां पर हैं तो ओजोन का डिप्लीशन बहुत तेजी से होता है, इसलिए हम कहते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस होती हैं वो ओजोन डिप्लीशन कोज करती हैं, राइट, जैसा कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर्स में पाई जाती है। तो यहां पर जो क्लोराइड है ये एक कैटलिस्ट का काम करता है, और जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन है ये एक रिएक्शंस है, तो उसकी रिएक्शंस को तेज कर देता है। तो केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शंस के रेट को तेज कर देते हैं और उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व इन द सेंस कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह से एंजाइम्स भी किसी रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग देम। कैसे? देखिएगा, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। क्यों कहा हमने इनको बायोकैटलिस्ट? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी सेल के अंदर होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनको कहा बायो कैटलिस्ट। बायो का मतलब लाइफ और कैटलिस्ट क्योंकि वो रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसा अभी हमने कहा कि केमिस्ट्री में वो मॉलिक्यूल्स जो किसी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो वही वर्ड हमने यहां पर यूज किया, लेकिन यहां पर स्पेशल वर्ड हमने यूज किया, ये क्या है? बायो कैटलिस्ट। क्यों कहा हमने बायो कैटलिस्ट? क्योंकि वो कैटलिस्ट लाइफ के अंदर हो रहे हैं, लाइफ की जो रिएक्शंस हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट विच स्पीड अप, क्या कर रहे हैं? उसकी रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। अभी हमने पिछले एग्जांपल में पढ़ा कि जो बस है वो एक एंजाइम की तरह से काम करती है, और पैसेंजर्स को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए रेट को इंक्रीज कर देते हैं, और उनका जो टाइम है वो सेव हो जाता है, प्लस साथ ही साथ वहां पर जो एनर्जी है वो भी कम लगती है। क्या करता है? विच स्पीड अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। उस बस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, उसने पैसेंजर्स को ड्रॉप किया और वो वापस अपने बस स्टैंड पर चली जाती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो उसी तरह से जब एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, सपोज दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट, जिसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं केमिस्ट्री में, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहां पर बनता है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एंजाइम फिर से फ्री हो जाता है और वापस आ जाता है फिर से दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए। यहां पर एक बहुत ही सुंदर सा एक एग्जाम्पल है, इट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको हम CA भी बोल देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसीज यानी कि इरेथ्रोसाइट्स में पाया जाने वाला एंजाइम है, और ये अभी तक का लिविंग वर्ल्ड में फास्टेस्ट एंजाइम देखा गया है। फास्टेस्ट एंजाइम का मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। अगर एक रिएक्शन CO2 प्लस H2O की परफॉर्म की जाती है विदाउट एंजाइम, ध्यान रहे विदाउट
एंजाइम, जब बस वहां पर नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कैन यू इमेजिन दैट कि विदाउट एंजाइम दिस रिएक्शंस कन्वर्ट 200 मॉलिक्यूल्स, 1 घंटे के अंदर 200 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कार्बोनिक एसिड में, 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर यही रिएक्शन विद एंजाइम हो जाए, सो द रेट इंक्रीजेज 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड, और यू कैन से 36 into 10 to the power 6 मॉलिक्यूल पर मिनट। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कोई रिएक्शन विदाउट एंजाइम किस स्पीड से हो रही है और विद एंजाइम किस स्पीड से हो रही है। तो यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फास्टेस्ट एंजाइम है वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि इरेथ्रोसाइट्स में पाया जाता है, CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जिस टाइम पर टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टिश्यू को दे देता है और वापस जो CO2 को लेता है वहां से वापस लंग्स के पास लाने के लिए, तो वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट द टर्नओवर नंबर। क्या होता है टर्नओवर नंबर? अभी हमने पढ़ा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज 1 मिनट में 36 into 10 to the power 6 molecules of the CO2 and H2O को H2CO3 में कन्वर्ट कर देता है। यही है टर्नओवर नंबर। हर एंजाइम का ये अलग अलग होगा, यानी कि टर्नओवर नंबर को हम अपने जो पुराना एग्जाम्पल हमने बस वाला लिया था उससे कंसिडर करते हैं। सपोज करो ये एक बस है और ये बस यहां से कितने पैसेंजर को एक राउंड में, एक रिएक्शन में कितने पैसेंजर को प्राइमरी डेस्टिनेशन से फाइनल डेस्टिनेशन तक ड्रॉप करती है। कितने पैसेंजर्स, जैसा मैंने कहा था कि पैसेंजर्स क्या है, पैसेंजर्स सबस्ट्रेट है, ये क्या है, ये एंजाइम है। तो हाउ मेनी पैसेंजर्स आर सिटिंग इन अ बस एंड गोइंग टू द फाइनल डेस्टिनेशन। सपोज दिस बस इज कैरिंग 100 पैसेंजर्स, तो इस एंजाइम का जो टर्नओवर नंबर हो गया वो है 100। तो यहां पर जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैन ट्रांसफर 36 into 10 to the 6 molecules of CO2 into the product। 1 मिनट के अंदर 36 into 10 to the power 6 molecules सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वही कहलाता है उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर। सो टर्नओवर नंबर की डेफिनेशन क्या बनी? नंबर ऑफ सबस्ट्रेट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट बाय 1 molecule of enzyme पर मिनट। 1 मिनट में 1 मॉलिक्यूल के द्वारा कितने सबस्ट्रेट्स के नंबर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं उसी को हम कहते हैं टर्नओवर नंबर। और इसी के बेसिस पर हम किसी एंजाइम की फास्टेस्ट या स्लोवेस्ट रिएक्शन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि फास्टेस्ट एंजाइम हमारा अभी तक जितने भी डिस्कवर्स हुए हैं उनमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्योंकि 36 into 10 to the power 6 molecules of the CO2 and H2O को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए अभी तक इससे ज्यादा ट्रांसफर करने वाला जो एंजाइम है वो डिस्कवर नहीं हुआ, इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारा फास्टेस्ट एंजाइम जाना जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। बहुत कम अमाउंट में भी एंजाइम रिएक्शंस को प्रोसीड कर देते हैं। अभी फिर से हम उसी एग्जांपल्स को लेते हैं
कि यहाँ पर ओनली वन बस, केवल एक बस मोर देन 100 पैसेंजर्स को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये बस जब अब इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है तो वापस आ जाती है और पैसेंजर्स को लेने के लिए। इसीलिए वो बस का जो नंबर है एक है, लेकिन एक दिन में वो सैकड़ों पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा देती है। यानी कि एक ही बस रूटीनली एक सबस्ट्रेट पर, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल एंजाइम का सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और उसे प्रोडक्ट में चेंज करता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दूसरा पॉइंट लेते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक टू पीएच, टेम्परेचर एंड देयर सबस्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि कोई भी एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है और स्पेसिफिकली सबस्ट्रेट पे काम करता है। अगर इस बस को एमपी जाना है तो ये फिर एमपी ही जाएगी, ये फिर एचपी या यूटी नहीं जाएगी। तो इसीलिए वो एक स्पेसिफिक पाथ पर जाएगी, राइट। तो वो एक तरीके से पीएच और टेम्परेचर और सबस्ट्रेट, ये चीज ध्यान रखनी है कि एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं पीएच के। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे सलाइवा में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं। ये सलाइवरी अमाइलेज 6.7 पीएच पे काम करता है। अगर हमारे सलाइवा की जो पीएच है वो चेंज हो जाए, वो एसिडिक और ज्यादा एसिडिक हो जाए या एल्कलाइन हो जाए, तो हमारा सलाइवरी अमाइलेज काम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम स्टमक की तरफ जाते हैं तो स्टमक में एक पेप्सिनोजन एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन उसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए वहां पर एक हाईली एसिडिक यानी कि 1.5 पीएच की जरूरत होती है, जो कि वहां पर HCl प्रोवाइड करता है और वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम 6.7 पे काम नहीं करेगा और सलाइवरी अमाइलेज 1.7 पे या 1.5 पर काम नहीं करेगा। तो जो भी एंजाइम होगा वो हाईली पीएच पर, स्पेसिफिक पीएच पर काम करेगा। सिमिलरली टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री टेम्परेचर पर काम करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमें फीवर आ जाता है तो फीवर जैसे ही आता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से इंक्रीज हो जाता है और अक्सर हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमें फीवर आता है तो हमें भूख लगनी बंद हो जाती है। क्यों भूख लगनी बंद हो जाती है? क्योंकि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं या वो ठीक तरीके से काम नहीं करते, और जब वो काम नहीं करेंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। वो बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसे हम नेसेसरी एविल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेसेसरी एविल? कि जरूरी तो है और हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जरूरी किस लिए है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो उस इन्फेक्शन के जितने ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया 37 पर सर्वाइव करते हैं। तो हमारी बॉडी खुद से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है जिससे कि उस बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो भी इनएक्टिव हो जाएं, और अगर वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं करेगा और बाकी हमारा जो दूसरा इम्यून सिस्टम का हिस्सा है वो उस बैक्टीरिया को तब तक किल कर देगा। इसीलिए हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए फीवर को हम एक एसेंशियल एविल भी बोलते हैं, राइट। तो इसलिए कोई भी एंजाइम होगा वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करेगा। कुछ ऐसे एंजाइम्स भी डिस्कवर किए गए हैं जो 72 डिग्री पर काम करते हैं, जैसे कि टैक पॉलीमरेज हम बात करें, आगे हम पढ़ेंगे इसको, थर्मोफिलस एक्वाटिकस जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। तो वो जो एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है वो एंजाइम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन करता है और वो एंजाइम 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल रहता है, डिग्रेड नहीं होता। लेकिन अगर हमारी बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो वो 37 के थोड़े ऊपर जाते ही वो डीनेचर हो जाएगा और अपना फंक्शन बंद कर देगा। जैसा कि हमने प्रोटीन में भी पढ़ा था कि प्रोटीन जो है वो अगर टेम्परेचर वहां पर बढ़ा दिया जाए तो वो डीनेचर हो जाती है।
उसी नेक्स्ट उसकी बात करते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट। अभी हमने ये एग्जाम की बात करी थी कि अगर एमपी जाने वाला पैसेंजर है तो वो फिर एमपी वाली बस में ही बैठेगा। यहां पर एक एग्जांपल लेकर बात करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा पेप्सिन। तो पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अगर हम एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकता और एमाइलेज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से हर एंजाइम अपने एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करें, जो अभी हम केमिस्ट्री वाली रिएक्शन की बात कर रहे थे, वो कैटलिस्ट कभी भी स्पेसिफिक नहीं होते हैं और उनके ऊपर टेम्परेचर या पीएच का भी बहुत असर नहीं पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखेंगे। एंजाइम्स नीदर स्टार्ट ए रिएक्शन। एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि पैसेंजर किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, किस डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, ये बस ड्राइवर या कंडक्टर वहां पर डिसाइड नहीं करता है। उसी तरह से एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। जो रिएक्शन अपने आप से स्टार्ट हो जाती है उसका स्पीड अप कर देते हैं। तो नीदर स्टार्ट ए रिएक्शन नॉर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और ना ही वो डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। ध्यान रहे इस बात का, एंजाइम ना तो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और ना ही उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं? बाय डिक्रीजिंग और लॉवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि आपके हाथ में कोई भूसे का ढेर है, इस हाथ में आपके एक मैच बॉक्स है। तो अगर मैं इस मैच बॉक्स को और इस भूसे के ढेर को साथ साथ लाऊं तो क्या भूसे के ढेर में आग लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि अभी तक वो एनर्जी उसको नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं एक मैच स्टिक लेकर जलाऊं और जलाने के बाद उस भूसे के जो ढेर है उसके पास तक ले आऊं तो भूसे के ढेर में आग लग जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने वो फ्लेम ली, उस फ्लेम के अंदर वो एनर्जी है जो इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन का काम करती है, और जैसे ही उस भूसे के ढेर में आग लगी तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए इसेंशियल होती है, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर जो एंजाइम का काम है वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ध्यान रखना कि कोई एंजाइम किसी रिएक्शन के रेट को कैसे इंक्रीज कर रहा है? बाय लॉवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट चेंजिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन। विदाउट चेंजिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम, अगर यहां पर ये रिएक्शन हो रही है तो ये हमारा जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर से हम बस वाला एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये हमारा प्राइमरी डेस्टिनेशन है जिसको हमने दिल्ली कहा था, और सेकेंडरी डेस्टिनेशन हमारा सपोज एमपी है। तो अगर वो पैसेंजर पैदल जाएं या फिर वही पैसेंजर बस के थ्रू जाएं, तो जो सेंटर पॉइंट है उस दो डेस्टिनेशंस के बीच में, तो क्या वो सेंटर पॉइंट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस सपोज करते हैं इट इज 250 किलोमीटर, राइट। जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज 125, तो क्या वो बदल जाएगा? अगर वो पैदल जाएं तो 125 तब भी वहीं आएगा, अगर वो बस में बैठ के जाएं तो भी 125 का जो मील होगा वो वहीं पर आएगा। तो इसलिए एंजाइम से रिएक्शन हो या विदाउट एंजाइम रिएक्शन हो, जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो नहीं बदलता। तो याद रहे, एंजाइम ना तो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं,
एंजाइम ना किसी रिएक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं और एंजाइम ना ही इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप you understood today's class. If you like this video, please press the button of like, share with your friends, and if you have any doubt, please write in your comment. Thank you so much for watching this lecture.